देखो क्वेश्चन कहता है कि फुल पिच कुंडली की अपेक्षा प्रेरित विद्युत वाहक बल लघु कुंडली में होता है। ठीक है, हमारी दो वाइंडिंग हम करते हैं, देखो फुल पिच भी करते हैं, शॉर्ट पिच भी करते हैं और लॉन्ग पिच भी करते हैं। तो हमने देखा था चाहे वाइंडिंग हमारी फुल पिच हो चाहे वो शॉर्ट पिच हो, ठीक है, तो उसमें ईएमएफ क्या होता है, बराबर उत्पन्न होता है। और फायदा क्या होता है, देखो जो फुल पिच वाइंडिंग होती है यहाँ पर हमारा कॉपर ज्यादा लगता है और शॉर्ट पिच वाइंडिंग हमारा कॉपर क्या लगता है, कम लगता है। इसलिए हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग को करते हैं। मगर दोनों को करने का एक ही फायदा है, इसमें क्या होगा, हमारा ईएमएफ जो उत्पन्न होता है बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो फुल पिच वाइंडिंग हो चाहे शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो, यहाँ पर दोनों का एक्टिव साइड बराबर होता है। अगर एक्टिव साइड बराबर रहेगा तो ईएमएफ भी क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पर बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि गतिज यानी कि डायनेमिकली प्रेरित विद्युत वाहक बल मूलतः होता है। जो हमारा गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ये केवल क्या होता है, अल्टरनेटिंग स्वभाव का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि हम डीसी को कभी पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर गतिज में हमारा पैदा हो रहा है तो कौन सी पैदा होगा, वहां पर जो ईएमएफ होगा वो होगा हमारा एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम यह ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ को हम किसके लिए यूज करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड रूल को करते हैं हम करंट की डायरेक्शन के लिए और राइट हैंड को करते हैं हम यहाँ पर ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैदा विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम यूज करते हैं। और फ्लेमिंग के जो राइट हैंड रूल होता है इसको हम जनरेटर में यूज करते हैं और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को हम करते हैं यहाँ पर मोटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि एक चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होता है, यानी कि किसी कंडक्टर में हमको ईएमएफ जनरेट करना है। ठीक है, तो ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमारा जो मेन आवश्यकता होती है वो क्या होनी चाहिए। तो जो मुख्य आवश्यकता होती है इसमें क्या होता है, देखो या तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा चुंबकीय फील्ड घूर्णमान होना चाहिए या हमारा कंडक्टर को घूमना चाहिए। दोनों में से एक ही हमारा क्या होना चाहिए, इसमें घूर्णमान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, देखो या तो चालक या तो चुंबकीय फ्लक्स में से एक क्या होना चाहिए, हमारा घूर्णमान होना चाहिए। या हम कंडक्टर को घुमा सकते हैं या हम क्या इसको घुमाएंगे, अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। अब दोनों में से एक ही चीज घूमना चाहिए, अगर दोनों को घुमाएंगे तब भी हमारा यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनरेटर को चलाने वाले यांत्रिक ऊर्जा स्रोत को प्राय जाना जाता है। तो जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर को हम इस प्रकार से घुमाते हैं, तो जब इसको घुमाते हैं तो इसको यांत्रिक ऊर्जा हम देते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा जिस चीज से हम देते हैं उसका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो प्राइम मूवर हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। प्राइम मूवर की जगह देखो हम डीजल जनरेटर का यूज करते हैं, यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करते हैं और किसी प्रकार की मोटर का यूज करते हैं। आप किसी भी प्रकार जिस चीज से आप घुमाओगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर प्राइम मूवर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, मान लो ये हमारा कोई कंडक्टर है, इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमा दिया है, तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या होता है, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, यहाँ पर इंडक्शन होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि घूमते हुए आर्मेचर चालकों में स्प्लिट रिंग जुड़ता है तो आउटपुट होगा। अब देखिए बात यहाँ पर स्लिप रिंग की नहीं हो रही है, बात हो रही है कौन सी, स्प्लिट रिंग की। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग को बोलते हैं हम, जब भी स्प्लिट रिंग आवश्यकता होती है तो वहां पर डीसी उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, डीसी आउटपुट में मिलेगा। अगर यहाँ पर स्प्लिट रिंग की जगह स्लिप रिंग लिखा होता तो स्लिप रिंग में हमारा आंसर होता है यहाँ पर एसी सप्लाई यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लिखा गया है स्प्लिट रिंग, तो स्प्लिट रिंग में आंसर होता है हमारा यहाँ पर डीसी धारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक वर्त कुंडली में उत्पन्न विभवांतर बहुत कम होता है, यानी कि हमारी कुंडली है जो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। यदि इसमें टर्नों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि वर्तों की संख्या, वर्त को बोलते हैं यहाँ पर टर्न, टर्नों की संख्या बढ़ाई जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, विभवांतर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वोल्टेज हमारा यहाँ पर बढ़ता है, तो वोल्टेज को बोलते हैं विभवांतर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ज्या तरंग प्राप्त करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए, अब ज्या तरंग का मतलब होता है साइन वेव, और साइन वेव किस में उत्पन्न होती है, केवल एसी में। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या आवश्यकता होना चाहिए? पहला कह रहा है कि आर्मेचर में कुंडलियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, ये भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम स्लिप रिंग 3 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कुंडली को अधिक पोलों की संख्या में से घुमाना होता है, और इसके बाद कह रहा है कि ये भी हमारा जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूमनी चाहिए। जब कोई भी कॉइल क्या होगा हमारा एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय हमारा क्षेत्र में क्या होना चाहिए, उसको घूमना चाहिए किस हिसाब से, समरूप तरीके से, यानी कि समान तरीके से कुंडली को कहां घूमना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो, किसी भी दिष्ट धारा जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उच्चतम होता है जब, अब किस कंडीशन में हमारा डीसी जनरेटर में क्या होगा, ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो अधिकतम यानी कि उच्चतम होगा। किस कंडीशन में ये होता है, देखो जब फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम कटेगा तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ अधिक उत्पन्न होगा। तो इसमें से चेक करो कि कहां पर ऑप्शन कहता है हमसे कि फ्लक्स परिवर्तन की दर उच्चतम होगी। तो ये कह रहा है देखो ऑप्शन नंबर सी में कहता है फ्लक्स परिवर्तन की दर उच्चतम होने पर क्या होता है, हमारा ईएमएफ उत्पन्न अधिकतम होता है। जितना ज्यादा फ्लक्स कटेगा विद्युत वाहक बल क्या होगा, उतना ही अधिक पैदा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो, दिष्ट धारा जनित्र के लिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि डीसी जनरेटर हमारा किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के सिद्धांत पर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण को हम बोलते हैं इंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा कौन, जनरेटर, जिसके कारण क्या होता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। यह नियम कहता है जब किसी कंडक्टर को हम क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यम उंगली के बीच कोण होता है। अब देखो जब हम इस प्रकार से अपने राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड को फैला रहा हूँ, हम इसकी जगह राइट हैंड को भी इस प्रकार से फैला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो तीनों के बीच में ही क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री के एंगल को ही हम बोलते हैं यहाँ पर समकोण। तो क्या होगा, देखो परस्पर समकोण किसी दो के बीच में नहीं होता है, कि तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। देखो यहाँ से चलूंगा तो 90 आएगा, यहां से चलूंगा तब भी 90 आएगा, ठीक है। तो तीनों के बीच में परस्पर क्या बनता है, हमारा यहाँ पर समकोण बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परस्पर समकोण बनता है, चाहे हम राइट हैंड को फैलाएं चाहे हम अपने लेफ्ट हैंड को फैलाएं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जब एक टन वाली कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, मान लो हमारे पास कोई कॉइल है, उसको क्या कर रहे हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस प्रकृति का होगा, मतलब एसी होगा या डीसी होगा। जब किसी भी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एसी उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, प्रत्यावर्ती धारा वहां पर क्या होती है, उत्पन्न होती है, क्योंकि हम कभी भी डीसी को उत्पन्न कर ही नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि दिष्ट धारा जनरेटर में वोल्टेज बढ़ाने का सरलतम तरीका होता है। कोई भी हमारा डीसी जनरेटर होता है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज बढ़ाने का सरलतम तरीका देखो क्या होता है। यहाँ पर क्या होगा, उसकी स्पीड क्या घूमने की दिशा को बढ़ा देंगे। अगर हम प्राइम मूवर के घूमने की दिशा को बढ़ा देंगे तो जनरेटर की घूमने की दिशा क्या होगी, बढ़ जाएगी। उस कारण क्या होगा, हमारा वोल्टेज भी यहाँ पर इंक्रीज होता है, क्योंकि जो हमारी स्पीड होता है वो समानुपाती किसके होता है, यहाँ पर ईएमएफ के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, देखो डी होगा, घूमने की चाल को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज के मान को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक डीसी जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज की ध्रुवता बदलने के लिए करना चाहिए। अब हमें क्या करना है, डीसी जनरेटर है उसके टर्मिनल की पोलैरिटी चेंज करनी है, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है और पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। पहला ऑप्शन कहता है कि प्राइम मूवर के घूमने की दिशा बदल देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा, क्योंकि प्राइम मूवर की अगर घूमने की दिशा हम क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में चल रही है, मानो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, यानी कि उल्टी दिशा में घुमाएंगे, तो हमारा पॉजिटिव जो हमारा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि एक दिष्ट धारा जनित्र उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्रिया से उत्पन्न होता है। यानी कि जो हमारे जनरेटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी क्रिया क्या होती है। देखो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों होता है, या तो हम क्या करते हैं चुंबकीय फील्ड को घुमा देते हैं या हम कंडक्टर को घुमा देते हैं। जब भी दोनों में से एक चीज को घुमाते हैं तो कौन सी काम करता है, यहाँ पर डायनेमिकली यानी कि गतिज ऊर्जा काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायनेमिकली उत्पन्न करके। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डायनेमिक, क्योंकि किसी भी चीज को हम घुमा के क्या कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल को उत्पन्न कर सकते हैं, या हम चुंबकीय क्षेत्र को घुमा सकते हैं, या हम किसको घुमा सकते हैं, कंडक्टर को घुमा सकते हैं। दोनों में से केवल एक चीज को ही हम क्या करेंगे, गतिमान कराएंगे। जो भी चीज गतिमान होती है उसको बोलते हैं हम डायनेमिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गति प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए जब चालक स्थिर हो तो आवश्यक हो जाता है। अब देखो, हमें करना क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है, और किस कंडीशन में, डायनेमिकली यानी कि गतिज कंडीशन में। तो कह रहा है कि करने के लिए चालक स्थिर हो तो क्या आवश्यक होता है। अब हमने पढ़ा है या तो हमारा चालक घूमना चाहिए या हमारा चुंबकीय फील्ड यानी कि फ्लक्स घूमना चाहिए। तो यहाँ पर चालक स्थिर होगा तो क्या होगा, हमारा फील्ड घूमेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चालक के ऊपर कौन घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा। अगर मैं चालक को स्थिर कर रहा हूं तो, अगर चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर कर रहा हूं तो फिर कौन घूमेगा, यहां पर हमारा चालक घूमेगा, फिर चालक कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में सामने वाली उंगली इंगित करती है। जब हम इस प्रकार देखो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार हाथ को फैलाते हैं तो ये हमारा होता है मोशन। इसको एम मानते हैं, मदर, फादर और चिल्ड्रन, हमने ऐसे याद किया था। मगर यहाँ पर ईएमएफ होता है तो ये वाली हमारी उंगली ईएमएफ करेगी और सामने वाले की ये बात कर रहा है। तो ये कि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, चुंबकीय प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। चुंबकीय प्रवाह की दिशा को हम बोलते हैं यहाँ पर फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखो डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ प्रभावित ईएमएफ है। ठीक है। जो हमारा डीसी जनरेटर में उत्पन्न होता है क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये प्रभावित ईएमएफ होता है। किसके प्रभावित ये होता है, तो इसका आंसर रहेगा देखो गतिशील। जब कोई भी चीज हमारी गतिशील होगी तभी हमारा क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, दोनों में से एक चीज घूमना चाहिए, या हमारा फील्ड को घूमना चाहिए या हमारा कंडक्टर को घूमना चाहिए। जब भी कोई चीज घूमती तो उसे हम बोलते हैं गतिशील। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि जनरेटेड ईएमएफ की दिशा निम्न द्वारा ज्ञात की जाती है। देखो ईएमएफ कौन उत्पन्न करता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है हमारा जनरेटर। और जनरेटर में हम कौन सा नियम लगाते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। और वो क्या उत्पन्न करता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरेटर में हम ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका नियम लगाते हैं, यहाँ पर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर में क्षेत्र को किससे जोड़ा जाता है। तो हमारे पास दो प्रकार के डीसी जनरेटर होते हैं। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, जो क्या करता है उसको डीसी सप्लाई अंदर से ही देता है। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेड, वो क्या करता है उसको सप्लाई अलग से देता है। तो ये अलग से पूछ रहा है, यानी कि बात किसकी कर रहा है, सेपरेटली की कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे उस जनरेटर को बाहर से डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बाहरी सप्लाई स्रोत से जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखो क्योंकि अलग से पूछ रहा है, अगर सेल्फ पूछता तो क्या होता है, वो अंदर से उसको हम यूज करते, यानी कि वो आर्मेचर के साथ ही उसको हम जोड़ देते। ठीक है। तो वहां पर आर्मेचर के साथ नहीं जोड़ के हम उसको क्या देते हैं, बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं। किस कंडीशन में, जब वो अलग से पूछे, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड की कंडीशन को पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर के पल्सेटिंग क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। देखो पल्सेटिंग का क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसा होता है, यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका आंसर नंबर रहेगा देखो बी, एक डीसी स्रोत द्वारा अवशिष्ट चुंबकन का निर्माण जब होता है। किसका निर्माण होता है, रेसिडुअल मैग्नेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबक बोलते हैं। जो हमारा उसमें क्या होता है, लास्ट में बच जाता है, उसको ही अवशिष्ट चुंबक बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर फ्लैशिंग क्षेत्र बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फ्लैशिंग क्षेत्र क्या होता है, क्यों अवशिष्ट चुंबक को हम क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि डीसी मोटर के लिए n चक्र प्रति मिनट आरपीएम हो तो डीसी मोटर के अश्व शक्ति यानी कि बल आघूर्ण और गति परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, किस किस की बात कर रहे हैं वो, यहाँ पर अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर और टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको टॉर्क का फॉर्मूला वहां पर याद होना चाहिए। जब हम टॉर्क के फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे तभी हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होता है एच पी बराबर क्या होता है 2 पाई एन टी अपॉन 60 इंटू 735। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा। जब हम टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास याद होगा तब हम इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं यानी कि बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राय आर्मेचर बना होता है। तो आर्मेचर को जब भी हम बनाते हैं तो सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन स्टील से आर्मेचर बनाने का फायदा क्या होता है, क्योंकि जो हमारा सिलिकॉन स्टील की पट्टी के रूप में बनाने से क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉस तथा एडी करंट लॉस क्या होता है हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए हम बनाते हैं इसको सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन इस्पात। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी आता है आर्मेचर किसका बना होता है तो बच्चे क्या करते हैं लोहे में टिक मार देते हैं। तो लोहा यहाँ पर आंसर नहीं होता है, आंसर क्या होगा इसका सिलिकॉन स्टील। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर में बॉडी लोहे की बनाते हैं क्योंकि, अब ये आर्मेचर की बात नहीं हो रही, देखो बात हो रही है किसकी बॉडी की यानी कि योग की। तो लोहे की बनाने का फायदा क्या होता है, क्योंकि हमारे जो मैग्नेटिक पाथ होता है यानी कि चुंबक का जो रास्ता होता है उसकी क्या करता है हेल्प करता है। तो हेल्प करेगा तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा कम प्रतिष्ठंभ। ठीक है, यानी कि इसका रिलेक्टेंस क्या होता है कम होता है और ये चुंबक की हमारे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा अधिक पथ प्रदान करेगा यानी कि उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। जब भी क्या होता है रिलेक्टेंस कम होता है तो परमेबिलिटी हमारी क्या होती है बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर रहेगा। लोहे का बनाने का फायदा क्या होता है हमको, यहाँ पर रिलेक्टेंस हमारा कम हो जाता है और हमारा परमियंस वहां पर बढ़ जाता है, जिससे हमारा क्या होगा चुंबकीय पाथ को हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिक् परिवर्तक का होता है यानी कि हमारा कम्यूटेटर का होता है, यानी कि कम्यूटेटर पूछ रहा है किसकी बात कर रहे हैं कम्यूटेटर की। तो कम्यूटेटर क्या करता है हमारा जो भी हमारा जनरेटर में उत्पन्न होता है ईएमएफ यानी कि करंट उत्पन्न होती है उसके कारण उस करंट को क्या करता है बाहरी परिपथ को एकत्रित करने के लिए देता है। तो आंसर नंबर कौन सा रहेगा, इसका आंसर नंबर रहेगा सी आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करने के लिए दिष्ट धारा में बदलना। अब जो आर्मेचर कंडक्टर होता है यहाँ पर हमेशा एसी पैदा होता है और कम्यूटेटर का काम क्या होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब पहले क्या करेगा वो आर्मेचर से करंट को कलेक्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा उसको डीसी सप्लाई में वो कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो ब्रूस तांबे की अपेक्षा कार्बन की अधिक बनाई जाती है। किसकी अपेक्षा, देखो तांबे की अपेक्षा कार्बन की अधिक बनाई जाती है क्योंकि तांबे की अपेक्षा कार्बन में क्या होता है, देखो तांबे की अपेक्षा कार्बन का प्रतिरोध पहली बात तो है अधिक होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। और जब इसको हम कहीं मशीन में यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कार्बन का प्रतिरोध कम हो जाता है और तांबे का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये तांबा क्या करता है नुकसान करता है और कार्बन का हमको क्या मिल गया फायदा मिल गया, क्योंकि प्रारंभिक कंडीशन में क्या होता है इसका प्रतिरोध अधिक होता है और जो ही इसका टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो इसका क्या होता है प्रतिरोध कम हो जाता है। उस कंडीशन में अच्छे कंडक्टर की तरह काम करता है। तो यही हमारा क्या रहता है मेन फायदा रहता है कार्बन ब्रूस को अधिक यूज करने का। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामान्य कंडीशन में क्या होता है कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है किसकी अपेक्षा तांबे की अपेक्षा। और जब हम इसको यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा जब हीट बढ़ेगी तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो वहां पर इसको हमको क्या मिलता है एडवांटेज मिलता है यानी कि फायदा मिलता है। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं अधिकतम संख्या में कार्बन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा कि स्प्लिट रिंग में जो पदार्थ उपयोग में लाया जाता है वह होता है। देखो स्प्लिट रिंग बनाने के लिए हम करते हैं यहाँ पर तांबे का यूज। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा सी राइट आंसर रहेगा। किसकी बात कर रहा है, देखो स्प्लिट रिंग की कर रहा है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें स्लिप रिंग की बात करें तो स्लिप रिंग किसकी बनी होती है फास्फर ब्रोंज की बनी होती है। अगर बात करें यहाँ पर कंप्यूटर सेगमेंटों की तो कंप्यूटर बना होता है हमारा हार्ड कॉपर का। ठीक हो गया, तो यहाँ पर पूछता है स्प्लिट रिंग का। लोग क्या करते हैं स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इस चीज को आपको बड़े ध्यान से देखना है। स्प्लिट रिंग क्या करता है हमको डीसी देता है, स्लिप रिंग क्या करता है हमको एसी देता है। तो यहाँ पर स्प्लिट रिंग की बात हो रही है तो तांबे की हम इसको बनाते हैं
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसके बनाते हैं? कॉपर के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन आ चुका है कंप्यूटर खंड बने होते हैं। अभी देखा था हमने कंप्यूटर खंड किसके बने होते हैं? हार्ड कॉपर के बने होते हैं और इनके बीच में क्या भरा होता है? माइका भरा होता है। इस कंप्यूटर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ये दोनों काम करता है। एज ए रेक्टिफायर भी काम करेगा और एज ए इन्वर्टर भी वर्क करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर हार्ड कॉपर का क्या करते हैं? हम इसको बनाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रसित कठोर तांबे से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्मेचर की परिधि पर समतुलता से चुंबकीय फ्लक्स वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। समतुलता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र को वितरित करने के लिए, यानी कि फैलाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? तो वहां पर हम इस प्रकार के पोल शू का प्रयोग करते हैं। जो इस प्रकार के पोल शू होते हैं वो क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल शू। पोल शू का काम क्या होता है? जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको समान रूप में क्या करता है? वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कम क्षमता की रेटिंग यानी कि डीसी मशीन में योग बनी होती है। जो हमारे डीसी मोटर क्या होते हैं? कम क्षमता के होते हैं। वहां पर इसकी जो योग बनी होती है, देखो हम कास्ट स्टील का बनाते हैं। अगर मोटर हमारी बड़ी होगी यानी कि अधिक क्षमता की होगी तो वहां पर क्या करते हैं? हम कास्ट स्टील का उसको बनाते हैं। अब कास्ट स्टील से बनाने का क्या होता है? उसका रेट जरा इंक्रीज हो जाता है और कास्ट आयरन का बनाने का फायदा क्या होता है? उसका रेट थोड़ा सस्ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी मशीन की बात हो रही है कम क्षमता की, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर ढलवा लोहा। ढलवा लोहे को हम बोलते हैं कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। क्वेश्चन कह रहा है देखो, आर्मेचर कुंडलियों के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर भार टर्मिनल के सिरों तक स्थानांतरित होता है। यानी कि जो हमारी आर्मेचर में कुंडली में क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, उसको हम टर्मिनल तक पहुंचाते हैं किसकी सहायता से? अभी हमने देखा था किसकी सहायता से करते हैं ऐसा काम? कंप्यूटर की सहायता से और कार्बन ब्रशों की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। देखो, जब भी हमारी कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसको क्या करता है? कंप्यूटर के पास आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके किसको देता है? ब्रुश को देता है और ब्रुश क्या करता है? उसको आउटपुट में हमको देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्प्लिट रिंग की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसकी संख्या बढ़ानी होती है। ठीक है, देखो नॉर्मली हम कितने यूज करते हैं? स्प्लिट रिंग को 2 यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब कह रहे हैं इनको बढ़ाने की आवश्यकता हमको पड़ रही है, तो किस कंडीशन में बढ़ाएंगे? देखो, जब हमारे क्या होंगे? कॉइलों की संख्या को हम बढ़ाते हैं, तो कॉइलों की संख्या बढ़ेंगी तो हमारे क्या होंगे? स्प्लिट रिंग भी बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? बी राइट आंसर रहेगा। जिस कंडीशन में कुंडलियों को बढ़ाएंगे, कुंडली को हम क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। तो कॉइल को इंक्रीज करने पर हमको किसका संख्या बढ़ जाती है? हमारे यहाँ पर स्प्लिट रिंग की संख्या भी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो, दिग परिवर्तक यानी कि कंप्यूटर सेगमेंट की बात कर रहा है। खंडों के बीच में उपयोग हुआ विद्युत रोधी पदार्थ होता है। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर सेगमेंट होते हैं इसके बीच में हम कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज करते हैं? अब कंप्यूटर सेगमेंट की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो हम विद्युत रोधी यूज करते हैं तो इसको यूज करते हैं हम अब्रक को बोलते हैं माइका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब बात आती है कि माइका ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? कंप्यूटर सेगमेंट में बहुत अधिक मात्रा में स्पार्किंग होती है। उस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर कोई अदर और इंसुलेशन का हम यूज करें तो वो जल्दी क्या होता है? पिघल जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं माइका का, क्योंकि माइका का क्या होता है? यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब देखिए, अगर हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं तो वो क्या होता है? आसानी से वहां पर मेल्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? माइका का यूज करते हैं, क्योंकि माइका का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है? बहुत हाई होता है, यानी कि उच्च तापमान को सहन कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? वहां पर माइका का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? बी राइट आंसर रहेगा। माइका को बोलते हैं हम अब्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्र कुंडली यानी कि फील्ड कॉइल कुंडलित होता है। किसकी बात कर रहा है? देखो, फील्ड कॉइल की। तो फील्ड कॉइल में क्या करते हैं? हम कॉपर का वायर यूज करते हैं और ये कॉपर का वायर भी कैसा होता है? हमारा इंसुलेटिंग यानी कि इनेमल की कोटिंग होती है इसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर रहेगा। इनेमल्ड तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमारी कॉपर की वाइंडिंग करते हैं फील्ड में हम, इस कुंडली में क्या होता है? जो कॉपर की वायर होती है उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इनेमल की होती है। अगर इनेमल की कोटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? वहां पर शॉर्ट सर्किट होगा। इसीलिए वहां पर इनेमल की कोटिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इनेमल कोटेड कॉपर वायर का यानी कि तांबे की तार का हम यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो आर्मेचर कुंडलियों के सिरों के बीच में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को आउटपुट लोड के टर्मिनल तक स्थानांतरित करने के लिए कार्य द्वारा किया जाता है। अब देखो जो हमारा किसमें आर्मेचर की कुंडलियों में क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, इसको आउटपुट में देने के लिए हमने क्या यूज करते हैं, देखो कम्यूटर का यूज करते हैं, ब्रशों का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो चुका है, लगभग सेम ही था, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, सी राइट आंसर रहेगा। कम्यूटेटर और ब्रशों की आवश्यकता होती है जो भी हम क्या करते हैं विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करते हैं उसको आउटपुट में देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि आर्मेचर के शाफ्ट को द्वारा पकड़ा जाता है, यानी कि जो आर्मेचर की हमारे शाफ्ट होती है इसको किसके द्वारा पकड़ा जाता है। तो जब भी आर्मेचर की शाफ्ट को हम लगाते हैं उसे सपोर्ट देने के लिए हम दो एंड प्लेटों का यूज करते हैं। एक एंड प्लेट इस साइड से लगाते हैं मोटर के योक में और एक इस साइड से लगाते हैं, और बीच में हमारा क्या रोटेट करता है, उसमें हमारी शाफ्ट रोटेट करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा एंड प्लेट। एंड प्लेट का यूज कहाँ करते हैं हम, शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए यानी कि पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, देखो एक दिष्ट धारा जनित्र की आर्मेचर कुंडली यानी कि वाइंडिंग में सुपर इनेमल कॉपर वायर प्रयोग किया गया है। अब किसका यूज कर रहे हैं हम, देखो सुपर इनेमल कॉपर का यूज कर रहे हैं, परंतु वाइंडिंग तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब वाइंडिंग जो हमारा कंडक्टर होता है उसका प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है, देखो कोई भी हमारा प्रतिरोध जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे उसकी लंबाई पे, उसके क्रॉस सेक्शन क्षेत्र पे, और उसकी क्या होता है पदार्थ पे, यानी कि किस मेटेरियल का हम उसको बना रहे हैं। तो पहले कह रहे देखो चालक की लंबाई पे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, ये भी हमारा क्या रहेगा, ओके रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी कहता है कि चालक के पदार्थ पे, ये भी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि उपरोक्त सभी, तो तीनों हमारे क्या रहेंगे यहाँ पर राइट आंसर रहेंगे।